तो आपने मन से सुना कि राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ जरूरी ये भी है कि बाकी के विभागों को भी खंगाला जाए, वहां भी जाना जाए कि जिस विजन की बात हुई थी वो आज धरातल पर कहां नजर आता है। बात रिन्यूएबल एनर्जी की करें या फिर पशुपालन विभाग की, ये दोनों बहुत ही अहम जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि आज देश और राज्य के अंदर जिस रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, ये ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी तो है ही, साथ ही इस क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है, इसे सस्ता कैसे किया जा सकता है, पर्यावरण फ्रेंडली कैसे बनाया जा सकता है, और धरातल पर इससे जुड़ी योजनाएं कहां तक पहुंची है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। और साथ ही बात पशुपालन विभाग की भी होगी, जिस पर जिम्मेदारी है कि वो आश्रित और निराश्रित पशुओं के उत्थान के लिए, उनकी हस्बेंड्री के लिए कौन सी योजनाएं लेकर आता है और उस मंत्रालय में क्या काम हुए हैं। दोनों मेहमान हमारे बीच में आ चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राकेश शुक्ला जी का, रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय का पदभार उनके पास, और साथ ही लखन पटेल जी का जो पशुपालन मंत्री हैं। दोनों से ही जानेंगे, मंत्रालयों में उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और उनके साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी अंशिका पाठक। सर, बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय जिसे हम कहते हैं, लोगों से जुड़ा मंत्रालय आप लोगों के पास है। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी का और दूसरा पशुपालन एवं डेयरी। सबसे पहले राकेश जी, शुरुआत करूंगी आपसे। किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी आपका विभाग बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है, किस तरीके से काम किया जा रहा है? विभाग नया है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आपको कुछ समय में कई योजनाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम मध्य प्रदेश में जो डिस्कॉम का जो चार्जेज हैं वो भी कम होंगे और जो सब्सिडी मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है उसमें भी कमी आएगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं बताना आप लोगों के माध्यम से चाहूंगा कि अभी हमारे 52,000 पंपों के टेंडर भी हुए और वो टेंडर बहुत जल्दी किसानों के बीच में, और मैंने निवेदन भी माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है कि वो ग्वालियर चंबल से के जहां के हम रहने वाले हैं वहां से शुरुआत करें और अवेयरनेस एक आपके माध्यम से ऐसी आए कि जनता उसमें खुद स्वयं आगे आए, और जिसमें 5 साल की गारंटी के साथ मोटर, सोलर मोटर और पैनल 25 साल की गारंटी के साथ किसानों को हम देने जा रहे हैं। अन्य भी बहुत योजनाएं हैं। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 तारीख को माननीय अटल जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है जी, लोकार्पण किया है, और मुझे लगता है विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा 278 मेगावाट का वो भी हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आगर शाजापुर का भी किया है। मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों के माध्यम से कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हम लगातार, आप रीवा का 750 मेगावाट का जो हमारा सोलर प्लांट है उससे हम दिल्ली मेट्रो को बिजली दे रहे हैं। हम रेलवे से शाजापुर से रेलवे को बिजली दे रहे हैं। चर्चा करना है ही जरूरी, लेकिन आगे मैं बढ़ूंगी पशुपालन की ओर भी। तो मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, साथ ही बात यह भी होती है कि केवल खेती से ही नहीं बल्कि पशुपालन से भी किसान ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो इसके लिए किस तरीके का रोड मैप तैयार किया गया है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम सबको अपने बीच में बुला करके और विभाग की चर्चा करने का जो अवसर आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक आपने जो प्रश्न किया है, तो आप सब जानते हैं इस बात को कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मानना है कि किसान की आय को अगर दुगना करना है तो एकमात्र साधन जो दिखता है वो पशुपालन दिखता है।
क्योंकि जैसा मैं खेती के बैकग्राउंड से आता हूं, मैं किसान का बेटा हूं और एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट भी हूं। मैंने पहले भी देखा है कि कितनी प्रोडक्शन होता था एग्रीकल्चर का और आज कितना हो रहा है। मैक्सिमम पे है, मतलब उसको अगर हम कहें कि जैसे गेहूं का उत्पादन 28-30 क्विंटल पर हेक्टेयर पर एकड़ पहुंच गया, तो उसको आय को बढ़ाना है तो हमारे पास एग्रीकल्चर में ज्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम मैक्सिमम पे दुग्ध उत्पादन करके हम उसको आय को बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि आप हम लोग सब जानते हैं इस बात को कि मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में तीसरा नंबर है, परंतु हमारा जो शेयर है 9% शेयर है और लगभग जैसे हमारे सांची का है तो हम लगभग 10.5 लाख लीटर पर डे कलेक्शन करते हैं और उसको हमको 20 लाख लीटर तक ले जाना, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना भी है और संकल्प भी है जी कि किसान को दुग्ध उत्पादन के माध्यम से आय बढ़ाना। और जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आएंगे, वो चर्चा भी करेंगे, निश्चित रूप से आपसे कहेंगे भी, उन्होंने घोषणा की हम 5 रुपए लीटर बोनस भी देंगे उसमें, तो निश्चित रूप से किसान की आय से बढ़ने वाली है। यानी किसान की आय को बढ़ाने के तरीके को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन राज्य सरकार, क्योंकि आपने संकल्प का जिक्र किया तो मुझे याद आता है वो संकल्प 2030 तक का, जिसमें कि 30% बिजली सौर ऊर्जा से बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, काम कहां तक पहुंचा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2012 तक केवल 500 मेगावाट मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम हुआ था और आज हम 7000 मेगावाट मध्य प्रदेश में लगातार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। उसका काम नहीं चल रहा, वो हम बिजली देने का काम कर रहे हैं। आगे हमारा लक्ष्य है कि हम 2030 तक 20,000 मेगावाट कैसे मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी गंभीरता के साथ और लगातार पूरे क्षेत्र में, जिसमें चाहे हम मुरैना में अभी 600 मेगावाट का जो बैटरी स्टोरेज वाला भी बिड में है वो, और चाहे वो आगर हो, मालवा हो, आपका मुरैना हो, आपका सागर हो, लगातार अशोकनगर, शिवपुरी, जगह जगह हमने जमीनें देखने का काम किया है, सोलर पार्क लगाने जा रहे हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन उसको पूरा करने में थोड़ा समय भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे कार्य प्रगति पर है। सर, आवारा गौवंश एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सड़कों पर हम कई बार देखते हैं ये चीज की बहुत समस्या होती है, गाड़ी चलाने में, मेन हाईवे पे बहुत ज्यादा समस्या होती है। हालांकि उसको भी जल्द से जल्द दूर करने के लिए, इस तरह की परेशानी को खत्म करने के लिए भी आपकी तरफ से एक रोड मैप तैयार किया गया है। क्या है वो रोड मैप? सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सभी के पत्रकार मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने आवारा कहा, इस शब्द को अगर ठीक करेंगे, हम निराश्रित कहेंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा। और सभी जो खासतौर से ये विभाग संत महात्माओं से जुड़ा हुआ है और उनका जो लगाव है इसमें, अगर उनके सामने कोई ऐसी बात आती, बड़ा दुखी मन से इस बात को कहते हैं। कल मैं एक कार्यक्रम में था और उसमें मुझसे कहा गया स्पेशली, तो मैंने उनको आश्वस्त किया था कि आप सबसे निवेदन भी करूंगा और आपके माध्यम से, तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं सभी पत्रकार मित्रों से, निराश्रित कहेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये आज सबसे बड़ी दिक्कत हमको होती है और खासतौर से ये दिक्कत बरसात के दिनों में होती है। इसको ठीक करने के लिए हम लोग मतलब संकल्पित भी हैं और उस पर काम लगातार चल रहा है। अभी हम अगर उसको कहें बड़ी गौशाला कहें या वन्य विहार कहें, गौ अभ्यारण्य कहें, हम अभी आपने जैसे अभी 17 नवंबर को सॉरी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे 15 किलोमीटर दूर लगभग एक भूमि पूजन करने हम लोग गए थे, जिसमें 10,000 गौवंश को उसमें रखा जाएगा। हाँ। ऐसे हम मध्य प्रदेश में लगभग 12-13 बना रहे हैं। जो आंकड़े हैं जो हमारे पास, जो निराश्रित गौवंश है वो लगभग पूरे मध्य प्रदेश में भी 3-3.5 लाख है। हमारे पास इसमें गौशालाओं में भी लगभग 4 लाख गौवंश अभी हमारे पास जी। लेकिन जो बरसात के दिनों में ज्यादा दिक्कत दिखती, जो आप कह रहे हैं, हाँ। दुर्घटनाएं होती, कई बार मोटरसाइकिल और कई बार फसलों को भी नुकसान होता है, उनको भी होता है और कई परिवार भी इससे वो हो जाते हैं।
तो ये बड़ा चिंता का विषय भी है और हम लोग बहुत तेजी से इस पर काम कर रहे हैं। और मैं आपको आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूं जनता से कि इसमें जनजागरण की भी आवश्यकता है। जो हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली कि लोगों ने क्या, पहले जैसे गाय को जिस तरीके से हम करते थे, गौवंश अपने घर में रखते थे, लोगों ने एक सिस्टम बना लिया कि दूध निकाला और बाहर छोड़ दिया। तो मैं आपके माध्यम से जनता से भी कहना चाहता हूं जी कि इस पे थोड़ा सा अगर सब हम जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से ये समस्या भी कम होगी। और जहां तक सरकार के उसका सवाल है तो हम उसमें बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बड़े बड़े वन विहार बना करके एक एक 10,000 15,000 गौवंश रख करके और उसको सड़कों से अलग करने का काम करेंगे। देखिए बड़ा काम है, बहुत चैलेंजिंग है, बिल्कुल। इसको करने के लिए थोड़ा हमें समय चाहिए। लेकिन जैसे ओवरनाइट लोग चाहते हैं ओवरनाइट ही ठीक हो जाए, तो ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकता। जैसा कि आप बता रहे हैं कि रोड मैप तैयार है, अगर सहयोग जनता का मिल जाए तो फिर बात ही अलग हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे क्योंकि आम आदमी की बात हो रही है, तो ऊर्जा से जुड़ा एक सवाल है। घर में अगर कोई भी व्यक्ति सोलर प्लांट लगाता है या इस्तेमाल करता है इस चीज का, तो उसमें कोई सब्सिडी या छूट का प्रावधान है क्या, जानकारी के लिए? उसमें 78,000 का सब्सिडी है। और चूंकि हमारा पूरा काम डिस्कॉम के साथ ही चलता है और जो माननीय मोदी जी ने रूफटॉप लगाने का काम घरों पे किया है, तो पूरा का पूरा केंद्र से जुड़ा हुआ मामला है। आप पोर्टल खोलेंगे, आप उसमें से जो रूफटॉप का जैसी पोर्टल खुलेगा तो उसमें से आपको कौन सी कंपनी का लगवाना है, किससे लगवाना है, पूरी पे जानकारी आपके पास आएगी। पूरा ऑनलाइन है और लगातार कई ऐसी योजनाएं जिनमें सब्सिडी भी है, कई ऐसी योजनाएं जिन पे सब्सिडी नहीं है, लेकिन इसमें घरों पर रूफटॉप लगाने वालों में सब्सिडी है 78,000 की। तो सुन लीजिए, सोलार प्लांट लगाने के बाद आपको इससे क्या फायदा होगा और कितना ज्यादा जरूरी है मध्य प्रदेश में, क्योंकि सोलार प्लांट से आने वाले दिनों में आप बिजली का उपयोग अगर करते हैं तो इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी आपके सामने साक्षात मंत्री जी दे रहे हैं। ये सुनहरा अवसर मध्य प्रदेश न्यूज 18 के मंच पर है। आगे बढ़ेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी लखन जी कि मध्य प्रदेश में गौ अभयारण्य बनाने के लिए जो प्लान तैयार किया गया है उसमें एक बड़ा मुद्दा सुरक्षा का भी होगा। आपने बताया कि चैलेंजेस बहुत होने वाले हैं, तो सुरक्षा को सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? नहीं, उसमें हम लोगों ने ये प्लान किया है, जो हम लोगों ने डिजाइन हुई है उसको बाकायदा बाउंड्री से हम लोग बंद करेंगे, शेड बनाएंगे, बड़े बड़े शेड। जैसे मान लीजिए 300-400 गौवंश को एक जगह रखना है तो उसका शेड बना करके चारों तरफ से बाहर घूमने के लिए उसको जगह देंगे। ऐसे बड़ी मतलब काफी बड़े, जैसे 400 एकड़, 500 एकड़, 200 एकड़ ऐसे रकबे हमने चिन्हित किए हैं अलग अलग जिलों में, और उन पे हमने बनाने का काम करेंगे, जिसकी योजना हमारी बन गई है। बहुत जल्दी ये परिवर्तित हो जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, बहुत जरूरी है कि कोई भी प्लान अगर हम तैयार कर रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद उसका फीडबैक भी लेना बहुत जरूरी होता है। तो क्या इस पर भी काम किया गया? बिल्कुल, पूरा फीडबैक भी हम लोग, जैसे कल मैंने कहा ना, मैं कल सैलारिया हमारी जो बहुत बड़ा गौ अभ्यारण्य है उसमें लगभग 7,000 गौवंश है। और मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में 1,57,000 गौवंश का संरक्षण कर रहे हैं वो। और वहां पर अभी जो हम सरकार, पहले वो सरकार चलाती थी, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि एक बार आपके लोग वहां जाकर के देखें कि गौवंश को किस तरीके से रखा जाता है। मतलब आप जाएंगे बिल्कुल, आप हमारे दर्शकों को बताइए, मतलब उनको अब जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कितनी सेवा भाव से वो काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वहां पर जिस तरीके से मैं कल गया था देखने, और पहले भी 1-2 बार जाने का अवसर मिला, कि हम और बेहतर इसको और कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसी को हम लोग, कुछ और लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, अभी तो मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि बायो CNG हम लगाना चाहते हैं, आप हमको मदद कीजिए। जो बड़ी बड़ी गौशाला है उनको हमको गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए दीजिए। कई अभी एक नई तकनीक आई है, मैं आपके माध्यम से अगर समय हो तो मैं कहूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। एक नई तकनीक आई, जैसे खास तौर से जो गोबर गैस के प्लांट से जो सलरी निकलती है उससे जो गोबर गैस बनता है, गोबर खाद बनाते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत कम होती है, पर और टाइम भी लेती है। वो खाद बनाने में लगभग 50 दिन से 60 दिन लगते हैं। तो एक नए अभी IIT से कुछ लड़के पास आउट होके आए, उन्होंने अपना पंजीयन वो भी कराया है,
और उसको वो 8 दिन में बना के तैयार करेंगे और उसमें 5 टाइम्स न्यूट्रिएंट्स होंगे। जैसे नाइट्रोजन इसमें आमतौर पे 3% होती है, तो वो 12-13% नाइट्रोजन होगी। पोटास इसमें 1.5% है, तो वो 7% 8% हो जाएगी। यानी हम कुल मिला के अगर ये कहें कि आने वाले समय में इसको ठीक से किया गया तो हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इनसे हम मुक्ति पा सकेंगे और आधे रेट में हम मुक्ति पा सकेंगे। आधे रेट में हमको खाद मिलेगी और फायदा हमको उतना ही होगा। अभी प्रयोग तौर पर उनने एक फसल में, एक खेत में 2 तरीके से, एक में यूरिया डाला और डीएपी डाला और एक में इस खाद को डाल करके प्रयोग किया। बड़ी तो बात तो दोनों ये की कि फसलों किसानों में को भी अंतर दिख फायदा। रहा। ये बात कहना यहाँ इसलिए आवश्यक थी कि जनता तक ये बात आपके माध्यम से जितनी जल्दी पहुंच सकती उसको और कोई माध्यम नहीं है। तो ये बात जनता तक जानी चाहिए। और मैं जो कल गया था वहां पर उन लोगों को मैंने आमंत्रित भी किया कि आप जा करके वहां पर भी बनाने का काम करेंगे तो अच्छा होगा बहुत। बिल्कुल। राकेश जी, सोलर पावर प्लांट जो है लगाए जा रहे हैं, उनको जनरेट भी किया जा रहा है, उसकी आवश्यकता तो है ही, लेकिन क्या स्टोरेज के लिए भी प्लांट्स आप लोगों ने सोचे हैं कि कितने बड़े लेवल पे उसको स्टोरेज करने के लिए प्लान तैयार करना है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने अभी आपको बताया था मुरैना में हम बिड के अंदर आने वाले हैं जी, और मुरैना में बैटरी स्टोरेज का 600 मेगावाट का प्लांट हम लगाने जा रहे हैं। उसके बाद सुबह सूर्य की किरण के साथ और शाम तक हम बिजली देंगे सोलार से जी। उसके बाद जो स्टोरेज वाली बिजली है उसमें 6 से लेकर रात को 10 बजे के बीच में कोई 2 घंटे उसके माध्यम से भी देंगे। 8000 मेगावाट का हम लोग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में एक MOU हुआ है जिसके माध्यम से 6 महीने बिजली जो उनका पीक आवर है उसमें वो सोलार से लेंगे और 6 महीने मध्य प्रदेश सोलार से लेगा। ऐसी तमाम योजनाएं हैं, लेकिन इसमें चूंकि नया विभाग है, चैलेंज है, उस चैलेंज के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राकेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं लखन जी आपको, क्योंकि आप लोग एक बहुत बड़े प्लान के साथ चल रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि उस प्लान में भी आप सॉलिड साबित हो। बहुत शुक्रिया। पड़ोसी भी हैं दोनों लोग। बहुत शुक्रिया बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मंच पर बने रहिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आ जाइए और मंच पर बने रहिए। जोरदार तालियां एक बार हो जाए। और उससे पहले अब मंच पे मैं बुलाना चाहिए सहयोगी आस्था कौशिक जी को, न्यूज एडिटर न्यूज 18, मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे हमारे दोनों मेहमानों को। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज। और साथ ही साथ अगले सेशन की छोटी छोटी झलकियां और कुछ हिंट्स मैं आपको दे दूं। अगला सेशन भी बहुत शानदार होने वाला है। एक बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे बीच होंगी और उम्मीद है वो सेशन आपको उतना ही पसंद आएगा जितने अब तक के सारे सेशन आपको पसंद आए हैं। और ये सिलसिला अभी और चलने वाला है, कुछ और सरप्राइजेस आपके लिए हैं। राइजिंग मध्य प्रदेश, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये इनिशिएटिव, न्यूज 18 नेटवर्क का ये इनिशिएटिव मध्य प्रदेश वासियों के लिए इंफॉर्मेशन का एक वो जरिया जहां पर कई खास मेहमान आते हैं और अपनी दूरदर्शिता यहां पर रखते हैं। और अब अगला सेशन भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो अपनी अपनी सीट्स आप लोग ले लीजिए क्योंकि सेशन शुरू हो गया। मुझे नहीं लगता उसके